यही चैप्टर है ना आप लोग का? तो हम समझाएंगे आप लोगों को, रटवाने का कोशिश नहीं करेंगे। यूरोप का मतलब क्या है? एक महादेश है। इस महादेश में जो महत्वपूर्ण देश है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, क्या पोलैंड है, रोमानिया है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया एक महत्वपूर्ण देश नहीं रहा, अब महत्वपूर्ण हो गया ऑस्ट्रेलिया। वो यूरोप में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो एक अलग महादेश ही है, पढ़े होइएगा आप लोग। तो यूरोप में जो देश है, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये सब देश है। कई देश हैं यूरोप, लेकिन ये महत्वपूर्ण देश है। तो हम लोगों को पढ़ना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? कोई बताइए, कौन बताएगा? हाँ बिल्कुल, बैठे, बिल्कुल सही कह रहा है ये। राष्ट्रवाद का मतलब है जब आपको जाति से नहीं, धर्म से नहीं, अमीरी गरीबी से नहीं, बिहार से नहीं, यूपी से नहीं, किससे प्यार हो? भारत से प्यार हो। क्या आप किस जाति के हैं ये भूल गए, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं ये भूल गए, आप अमीर हैं गरीब हैं ये भूल गए, आप बिहार के हैं ये भूल गए। आपको याद क्या है? देश। यही राष्ट्रवाद। क्या? यही राष्ट्रवाद। आज यही पढ़ना है कि यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ। इसमें 4-5 बातों को समझना होगा। एक है पुनर्जागरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं, अच्छा राष्ट्रवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोई बताइए। नेशनलिज्म। अंग्रेजी में किताब अगर आप लोग पढ़िएगा तो आपको सिलेबस मिलेगा नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखिए राष्ट्रवाद का अंग्रेजी है, थोड़ा ये कठिन शब्द है, इसको पढ़ते हैं हिंदी में रेनेसा। क्या पढ़ते हैं? रेनेसा। लेकिन स्पेलिंग इसका थोड़ा कठिन है। तो एक चीज पढ़ेंगे पहले हम लोग, पुनर्जागरण। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे राजतंत्र। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग गणतंत्र। ये सब बात जब समझिएगा तब राष्ट्रवाद समझ में आएगा।
चौथा पढ़ेंगे हम लोग लोकतंत्र। अच्छा, इसका इंग्लिश नहीं बताया आपको। राजतंत्र का मतलब अंग्रेजी में होता है एरिस्टोक्रेसी। गणतंत्र का इंग्लिश में मतलब होता है रिपब्लिक। और लोकतंत्र तो जानते होइएगा आप लोग क्या होता है, डेमोक्रेसी। पहले इन शब्दों का अर्थ जानिए, तब आपको यूरोप में राष्ट्रवाद समझ में आएगा। चौदहवीं और 15वीं शताब्दी, जैसे अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है, 21वीं। 2000 से ऊपर बढ़ेगा तो अगला शताब्दी शुरू हो जाएगा। ये गणना करना सीखिए। भारत आजाद हुआ 1947 में, तो वो कौन सा शताब्दी हो जाएगा, 20वीं शताब्दी। 14वीं और 15वीं शताब्दी एक घटना हुई जिसको पुनर्जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेनेसा। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, फिर से जगना, रीबर्थ, रीअवेकनिंग, फिर से जगना। ये जो पुनर्जागरण था, इसको थोड़ा मिटाते हैं। पहले पुनर्जागरण आपको समझा दें। ये पुनर्जागरण कब हुआ, 14वीं 15वीं शताब्दी, लगभग 200 साल। हालांकि शुरू 13वीं में ही हो गया था। यह पुनर्जागरण शुरू कहाँ हुआ, इटली में। बहुत अच्छा। इटली के किस शहर से शुरू हुआ, एक शहर था फ्लोरेंस। ये सब आप लोगों को 11-12 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आता ये क्वेश्चन। और एक बहुत बड़ा साहित्यकार था दांते, पढ़े होइएगा, बहुत अच्छा। इसको पुनर्जागरण का, ये सब सिलेबस में है क्या, अच्छा। किस क्लास में है चंदन, और 10 में ही है। आगे पुनर्जागरण चैप्टर है क्या आगे में, चौदहवीं 15वीं शताब्दी में इटली के फ्लोरेंस शहर में इस पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। ये क्या है पुनर्जागरण, एक साहित्यकार था दाते। कौन सी किताब लिखी इसने, हाँ, इसकी किताब, इसका नाम आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा, ये सब पूछता है। इसकी किताब का नाम था डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी, जल्दी से लिखिए।
ये जो किताब था ये स्वर्ग और नरक के विषय पर था। किस विषय पे था? स्वर्ग नरक के विषय पे। एक चित्रकार आया, लियोनार्डो विंची। क्या नाम सुने आप लोग? इटली का ही एक चित्रकार था जिसका नाम था लियोनार्डो विंची। किस देश का चित्रकार था? इटली का लियोनार्डो विंची। लिखिए, और इसके लिख लिए। एक और बात लिख दीजिएगा, इसके चित्र का नाम लिखिए। इसके चित्र का नाम था मोनालिसा। इसको मिटाएं? क्या लिख लिए? मिटाएं? अच्छा लिखिए, आप लोग भी लिखिए, लिखिए आप लोग भी, आप लोग को भी आएगा, सबको फायदा करेगा ये। हो गया? इसको मिटा देना अब। अच्छा, एक दो पॉइंट और लिखिएगा। पहले इसका ये लिख लीजिए, लियोनार्डो विंची के चित्र का नाम मोनालिसा था। मोनालिसा। हो गया? एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, इटली के शहर फ्लोरेंस को, इटली के शहर फ्लोरेंस को पुनर्जागरण का केंद्र कहा जाता है। पुनर्जागरण का केंद्र, इटली के शहर फ्लोरेंस को पुनर्जागरण का केंद्र कहा जाता है। क्या चंदन, लिखा देते हैं? ठीक है ना? ये लोग घर पे थोड़ा पढ़ेगा भी। अब समझिए आप लोग, किताबी बात से आप लोग नहीं समझिएगा। ये जो चित्र था मोनालिसा का, मोनालिसा एक लड़की थी, एक लड़की का नाम था मोनालिसा। और वो जो चित्र है, अगर आप लोग चाहिएगा अभी भी गूगल पे जाके आप लोग घर पे आज देखिएगा, गूगल पर आपको मोनालिसा का वो पेंटिंग दिख जाएगा। वो लड़की सांवली सी लड़की थी, एक सांवली लड़की है, दुबली पतली है, और उसके आंख से 2 बूंद आंसू गिर रहा। क्या समझ रहे आप लोग? एक सांवली लड़की, दुबली पतली सी लड़की, और 2 आंसू गिर रहा। इसका सीधा मतलब था कि वो लड़की एक कॉमन लड़की थी। कॉमन लड़की समझते हैं? आम परिवार की बेटी थी, सामान्य परिवार की। उसके पहले, मोनालिसा के पहले जितना पेंटिंग बनता था दुनिया में, पेंटर क्या बनाता था? चित्र। एक खूबसूरत रानी है,
जो अपने राज सिंहासन पर बैठी हुई है, नौकरानी सब उसको पंखा झल रही है। समझ रहे हैं? वो जो महारानी है वो पूरा जेवर उवर से लदी हुई है। चित्र बनता था महारानी बागीचे में टहल रही है और उसका जो लबादा होता है ना, रानी लोग बड़ा बड़ा कपड़ा पहनते थे, तो पीछे से नौकरानी उसका लबादा पकड़े हुए। चित्र बनता था राजा लोगों का, चित्र बनता था सेना युद्ध लड़ रहा है, ये सब चित्र बन रहा था। ये मोनालिसा क्या था? एक साधारण घर की लड़की। सांवली लड़की होने का मतलब है साधारण घर। दुबली पतली लड़की, यानी उस समय दुबली पतली का मतलब समझा जाता था जो खाते पीते घर की नहीं है। अब तो फैशन हो गया दुबला पतला का ही नहीं। अब आप अगर मोटे हैं तो मोटा लोग भी दुबला होने का कोशिश करता है ना। लेकिन उस समय था, आज से 700-800 साल पहले जो सोच थी कि अगर कोई दुबला पतला है यानी उसको सही भोजन नहीं मिलता। और एक और क्या खूबी है उसके चित्र में, वो रो रहा है, वो लड़की रो रही है। इसका मतलब कोई दुख दर्द में है वो, और दुख दर्द में कौन होता है? गरीब। क्या रोता कौन है? गरीब। अमीर रोता है? रोता है, अब तो खूब रोता है। आपको पता ही नहीं है बड़े बड़े महल के अंदर में लोग कितना रो रहा आजकल। अब रोता है क्या? अब तो जीवन को एंजॉय आम आदमी करता है। बड़े बड़े महल में रहने वाले लोगों का तनाव भी बड़ा होता है, तकलीफ भी बड़ा होता है। क्या? खैर, ये जो चित्र था इसी ने दुनिया को बदल के रख दिया। यही था पुनर्जागरण। मतलब है, पुनर्जागरण का मतलब है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के पहले महत्व दिया जाता था राजा को, महारानी को, जमींदार को, सेनापति को, जमीन जायदाद को, राजमहल को। अब महत्व किसको दिया जाने लगा? आम आदमी। पुनर्जागरण का मतलब था आम आदमी को महत्व देना, कॉमन मैन को। पुनर्जागरण का मतलब था मानव। मानव समझते ना? प्रत्येक मानव, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, राजा हो, प्रजा हो, कोई हो, एक मानव के बारे में अगर सोचा जाए तो यही था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब था कि हम किसी भेदभाव को नहीं महत्व देंगे, हम धर्म को, जाति को महत्व नहीं देंगे। महत्व किसको देंगे? एक मानव, एक मानव, एक आदमी। तो पुनर्जागरण का मतलब हो गया कि राजा, महाराजा, जमींदार, चर्च समझते ना, पादरी, इन सबको महत्व नहीं दिया जाए। महत्व किसको दिया जाए? आम आदमी। इसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई? इटली से। लेकिन इस पुनर्जागरण का प्रभाव धीरे धीरे जर्मनी में, इंग्लैंड में, हर देश में होने लगा। क्या आज देखते हैं ना, दुनिया का सबसे अच्छा देश ये लोग है कि नहीं है? आज दुनिया का सबसे विकसित देश इंग्लैंड है।
जर्मनी है, इटली है क्या। बाद में ये पुनर्जागरण का प्रभाव अमेरिका भी चला गया। ये किस बात को महत्व दे देगा? आम आदमी का महत्व का मतलब आगे क्या शुरू हो जाएगा? शिक्षा, सबको शिक्षित करो। लेकिन हमारा देश पिछड़ गया। आपके देश में पुनर्जागरण कब हुआ? भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा गया था? बोलो रोहित। भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग तो अभी नहीं पढ़ा होगा। हमारे देश के एक समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, बंगाल के थे। इनको भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। कब हुआ ये? इन्होंने भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत की 19वीं शताब्दी। कब शुरू किया? और इटली इंग्लैंड में कब शुरू हुआ? 14वीं और 15वीं शताब्दी। हमारे देश में भी जो पुनर्जागरण हुआ वही सब चीज था। धर्म को महत्व नहीं देना, जाति को महत्व नहीं देना, महिला को महत्व देना, यही सब था। लेकिन हमारे देश में पुनर्जागरण कब आया? 19वीं शताब्दी। दुनिया में पुनर्जागरण 500 साल पहले हुआ, 14वीं 15वीं। अब आपको यह समझ में आ रहा है कि हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया? क्या? क्योंकि इंग्लैंड, इटली, जर्मनी आज से 600 साल पहले आगे बढ़ने लगा। हमारा देश देरी से आगे बढ़ा। तो देरी से आगे बढ़ेगा तो पूरा डेवलप होने में समय लगेगा ना। अभी हमारे देश में पुनर्जागरण चल ही रहा है, सुधार हो ही रहा है, हो रहा है ना। ये सब क्या देखते हैं? महिला को नीतीश जी ने नौकरी में 35% आरक्षण दे दिया। क्या ये पुनर्जागरण नहीं है? यह है पुनर्जागरण। यह भी एक पुनर्जागरण है। महिलाओं को जगाया जा रहा है। एससी को, एसटी को, ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है। क्या ये पुनर्जागरण नहीं है? ये पुनर्जागरण। सबको जगाया जा रहा है, जगो, आगे बढ़ो। क्या? खैर, पुनर्जागरण समझे आप लोग? अच्छा, ये चैप्टर भी आगे है क्या? पूरा पुनर्जागरण का चैप्टर नहीं है ना इसमें? चलन नहीं ना, इतने है ना। तो पुनर्जागरण तो हम जरूरत से ज्यादा ही बता दिए। भारी नहीं ना लग रहा आप लोग को? मन लग रहा है? तो सुस्त क्यों है? खड़ा बैठो, थोड़ा कड़क बैठो, झाड़ के बैठो, है थोड़ा स्मार्टली बैठो, तबीयत ठीक है ना? अब आइए अगला चीज समझे हम लोग। राजतंत्र लिखे था ना, राजतंत्र। ये तो समझते भी होंगे आप लोग। राजतंत्र का मतलब है राजा का शासन। क्या? राजतंत्र का मतलब है कि सारा अधिकार, सारा ताकत राजा के हाथ में रहेगा। 3 प्रकार का ताकत होता है।
ताकत 3 प्रकार का होता है। कानून बनाना, दूसरा होता है कानून को लागू करना, और एक होता है न्याय देना। ये तीनों अधिकार किसके हाथ में था? राजा क्या करता था कि अपने मन से कानून बनाता था। कानून बनाते समय राजा सोचता था पब्लिक के लिए, जनता के लिए, लेकिन राजा को मन करेगा तो जनता के बारे में सोचेगा, वो नहीं मन करेगा तो नहीं सोचेगा। आज हमारे देश में कानून कौन बनाता है? भारत में कानून कौन बनाता है? अच्छा, देश की विधायिका को क्या कहते हैं? सोच के बोलो ना, तुम बोल सकते हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोल दिया ना, तू घबरा रहा था। संसद कानून बनाती है। तो आज जो संसद कानून बनाती है, संसद का जितना, तो उस संसद में हम लोगों ने भेजा इस इलाके से एक आदमी को, अजय मंडल जी को भेजा है ना। हमारे संसद सदस्य इस क्षेत्र के कौन है? अजय मंडल। जब ये लोग, और ऐसे 543 एमपी है संसद में, लोकसभा में, है ना, जब ये लोग कानून बनाता है तो इन लोगों को कानून बनाते समय हम लोगों का बहुत चिंता रहता है, बहुत चिंता रहता है। ये लोग सोच समझ के कानून बनाएगा। काहे सोच समझ के? क्योंकि 5 साल के बाद फिर आना है ना हम लोगों के पास। आना है कि नहीं आना है? अगर गड़बड़ कानून बनाएगा तो हम लोग इन अजय मंडल जी को वोट देंगे? कहेंगे नहीं, आप गड़बड़ कानून बनाते हैं, है ना। तो अब जो संसद कानून बनाती है, सोच समझ के बनाती है। लेकिन राजा जो कानून बनाता था, राजा को मन करेगा तो जनता के फायदे वाला कानून वो बनाएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं बनाएगा। वो अब किसके फायदे में वो सोचता था सबसे ज्यादा? अपने फायदे, अपने फायदे। वो कानून बना देगा, पब्लिक जो खेती करेगा इसका हम 70% ले लेंगे टैक्स। 100 कुंटल गेहूं उपजाएगा, 70 कुंटल हम ले लेंगे। बात समझ रहे हैं? ये किसके फायदे का कानून था? राजा के फायदे का। राजतंत्र का दूसरा मतलब था कि जो कानून राजा ने बनाया उसको लागू वही करता था। अब कानून लागू कर रहा है वो, एक कानून है कि सारे किसान से 70% टैक्स लेंगे, लेकिन अचानक एक किसान उसको मिला जो उसका संबंधी है, उसका दोस्त है, वो उससे 70% नहीं लेगा, उसको छोड़ देगा, या उससे 5% लेगा। क्या उसने सही कानून लागू किया? मनमाना लागू किया। अब आ जाइए न्याय करना। उसके सामने 2 आदमी को पकड़ के लाया गया राजा के सामने कि इस दोनों ने कानून को तोड़ा है। अब उसमें से राजा का एक दोस्त है, तो उसको वो सजा नहीं देगा। क्या
यही था राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब है राजा सर्वे सर्वत्र। राजतंत्र का मतलब था कि जनता का राजा पर कोई कंट्रोल नहीं। राजतंत्र का मतलब था कि राजा जब मरेगा तो उसका बेटा राजा का उत्तराधिकारी हो जाएगा। क्या नए राजा को बनाने में पब्लिक से पूछा भी नहीं जाएगा कौन देश का राजा होगा, इस पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं होगा। तुम समझ रहे हो बाबू? किस क्लास से पढ़ता है तुम 10 में? तुम भी 10 में? समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत भी हो रहा है समझने में? हम अपने जीवन में पहली बार 10 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये मेरे लिए गर्व का बात है। हाँ, गर्व का बात है। कभी नहीं पढ़ाए 10 के बच्चे को, इसलिए बार बार हमको डर लग रहा है कि पता नहीं हम आप लोग को पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। क्या पढ़ा पा रहे हैं? समझा पा रहे हैं? चलिए, आज मेरे लिए भी चंदन एक बहुत यादगार दिन है। आज क्या 8 जून है ना? 8 जून एक यादगार दिन है। हम 10 क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाए। आज जाएंगे, रास्ता में ईटा उठा के अपने से अपना पीठ ठोक लेंगे ना? बच्चों को पढ़ाना, चंदन ये काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है। बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन है, और अगर आप लोगों को पढ़ा लिया गया, अच्छे से पढ़ा दिया गया, क्या आप लोग देखते हैं स्कूल जाते हुएगा आप लोग, हमारे राज्य में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। क्या आप सोच के देखिए कि अगर आप लोग स्कूल के भरोसे रहते तो क्या होता? क्या आप लोग यहां आते हैं यही सोच के ना कि यहां आपको अच्छा पढ़ाई मिलता है? क्या स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं है। हमको आलोचना करना अच्छा नहीं लगता है। हमको राजनीति पर बात करना, ये लालू नीतीश का बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप लोग भी नहीं कीजिएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे राज्य बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। आपके चंदन सर को पता है, जो टीचर लोग अभी 6 महीना में आएगा ना पढ़ाने के लिए, अभी एक बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है टीचर वाला। तो वो जो टीचर वाला एग्जाम है ना, 3 बार वो हो चुका, आप लोग को पता होगा। TRE 1, TRE 2, TRE 3, अब TRE 4 है। अभी कम से कम 200-250 टीचर सबको पढ़ा रहे हैं, वही सब कंपीट करेगा अभी। क्या समझे? उन्हीं लोगों को भागलपुर में पढ़ा रहे। चंदन सर को आपके पता है, और अक्सर क्लास में सब बहुत एजेड सब है। टीचर बनेगा तो एजेड होगा ही ना। कुछ नहीं आता उन लोग को। हाँ, कुछ नहीं आता। अब कुछ लिखा रहे ना तो बगल में हम सट गए तो कॉपियां मोड़ देता है उन लोग, कॉपियां मोड़ देता है। ऐसा सब आप लोग बैठे हैं, कितना शांत होकर पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, और वो लोग हमको इतना
बकवास प्रश्न पूछता है, मन करता पटक के मारे। माने अगर आप लोग कुछ पूछ दीजिए तो आप लोगों को क्षम्य, आप लोग बच्चे हैं, लेकिन उस उम्र का लोग ऐसा बेहुदा सवाल करता है, और वही लोग 4 महीना में आप लोगों को पढ़ाने आएगा। हाँ, वो लोग एग्जाम अगस्त में एग्जाम होने वाला है, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, टीचर हो जाएगा। सो अपने बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है ना। सरकारी स्कूल ठीक, सरकारी क्या प्राइवेट भी ठीक नहीं है। प्राइवेट और सरकारी में यही अंतर है कि प्राइवेट स्कूल में आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाते हैं, नहीं, कड़क डिसिप्लिन है, हिलने नहीं देगा आपको, समय पर लाखों रुपया फीस लेता है, नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको अंग्रेजी बोलना सिखा देता है, बस इतना ही। और वहां भी पढ़ाई के नाम पर मामला वही है, वहां भी अच्छी पढ़ाई नहीं। आप लोग का चेहरा देख के लगता है कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, क्या चेहरे से लगता है? चलिए, राजतंत्र समझे आप लोग? राजा का शासन, मनमाना शासन, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं। और राजा एक और काम करता था, क्योंकि वह मनमाना है तो वो हमेशा अपना एरिया बढ़ाने का कोशिश करता था। तो एरिया बढ़ाएगा तो क्या होगा? युद्ध होगा। क्या हर राजा अपने आस पड़ोस के इलाके पर कब्जा करना चाहता था युद्ध करके, ताकि राजा की आमदनी और बढ़े। सो जितने भी राजतंत्र वाले देश थे, सब में युद्ध होता रहता था। ऐसे ही समय में, और जान ले, दुनिया का जितना देश था, सब देश में राजा था। अपने देश में भी, इटली में भी, फ्रांस में भी, इंग्लैंड में भी, हर जगह राजा का शासन। ऐसे में एक घटना घटी, फ्रांस की राज्य क्रांति। क्या कब हुआ फ्रांस की राज्य क्रांति? कहां से शुरू हुआ? फ्रांस की राज्य क्रांति कहां से शुरू हुआ बताइए? था बास्तिल का किला। कहां से शुरू हुआ? इसका कोई डेट बता सकते हैं क्या? फ्रांस की क्रांति का डेट, साल तो सबको याद है। हेलो हेलो 14 जुलाई। क्या 14 जुलाई 1789 में बास्टिल जो था, एक जेल था, किला था। और फ्रांस का राजा कौन था फ्रांस की क्रांति के समय? लुई 16। उसने जितना भी आंदोलनकारी था, जितना भी क्रांतिकारी था, सबको जेल में बंद कर रखा था। बास्तिल का किला, इसी किले में जेल था। और क्रांतिकारियों ने यहीं से नारा दिया, रोटी दो। क्या कहा? रोटी दो। फ्रांस में इतनी गरीबी थी, इतनी बेरोजगारी थी कि वहां कौन सा नारा लगा क्रांति का? रोटी दो।
और ये नारा सबसे पहले कहां लगा? बास्तिल में। और क्रांतिकारियों ने वह किला ध्वस्त कर दिया। सारे जो कैदी बंद थे वो रिहा हो गए। जो लुई 16वां था उसको हटा दिया गया। क्या? बहुत सारा परिवर्तन हुआ। हम आप लोगों का किताब देख रहे थे कि फ्रांस की राज्य क्रांति डिटेल में आप लोगों को पढ़ना शायद नहीं है 10 क्लास में, है क्या? है? नहीं पढ़ना है। हो सकता है 9 में पढ़े थे आप लोग। 9 में था फ्रांस की राज्य क्रांति। अच्छा, ठीक है। तो 9 में तो पढ़ लिए आप लोग फ्रांस की राज्य क्रांति। हम आप लोगों के 10 के सिलेबस में रहना चाहते हैं। वैसे ही थोड़ा हम पुनर्जागरण वगैरह में आप लोग को समझाने के लिए ज्यादा डिटेल में चले गए। फ्रांस की राज्य क्रांति ने 4-5 विचारधारा लाया। एक विचारधारा लाया स्वतंत्रता का, दूसरा लाया समानता का, तीसरा लाया बंधुत्व का। हजारों बार ये तो रेलवे एसएससी के क्वेश्चन में भी आता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा पहली बार कहां लगाया गया? फ्रांस के राज्य। स्वतंत्रता का मतलब था सब फ्री है, एवरीवन इज फ्री। एक फ्रांस की क्रांति से संबंधित एक दार्शनिक था रूसो। क्या नाम सुने उनका? 9 क्लास में पढ़े होइएगा। अगर फ्रांस की राज्य क्रांति है तो पढ़े होइएगा। नाम था उसका रूसो। रूस नहीं, हाँ। इसकी किताब का क्या नाम था? रूसो। रोहित बता इसके किताब का नाम। ये सब क्वेश्चन आता है। रूसो की किताब का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लिखिए आप लोग, रूसो की पुस्तक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लिखे? yes, sir. रूसो ने कहा कि मनुष्य हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मनुष्य को बेड़ी समझते हैं ना, बंधन। वो जो अपराधी लोगों को पुलिस पकड़ती है ना, वही बेड़ी है। का हमको सारे लोगों को स्वतंत्र करना है, तो इसीलिए फ्रांस की राज्य क्रांति में कहा गया सब लोग स्वतंत्र हैं। फिर कहा गया समानता का मतलब भी समझते होंगे। समाज में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक दूसरे के समान है। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। और एक नारा दिया गया बंधुत्व का, यानी सब एक दूसरे का भाई है।
तीन नारा, स्वतंत्रता, समानता और इसी फ्रांस की क्रांति में एक नारा और दिया गया, एक आइडिया और दिया गया गणतंत्र का और लोकतंत्र का। गणतंत्र का मतलब क्या है, कोई बताइए। गणतंत्र बताओ। आए, कोई बताओ। भारत एक गणतंत्र है ना? क्या, कैसे? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। और कुछ समझाओ। तुम जो बोल रही हो ना वो बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन तुम किताबी भाषा में बोल रही हो। देखिए, गणतंत्र का क्या मतलब होता है? गण का मतलब क्या है? गण का मतलब क्या होता है? लोग, पब्लिक, जनता। और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, पद्धति, प्रणाली। क्या? यानी लोगों की प्रणाली। अब गणतंत्र का असली मतलब समझ। गणतंत्र का मतलब है, यदि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब है कि हमारे देश में कोई भी पदाधिकारी, कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी वंश के आधार पर चुना नहीं जाएगा, उसको चुनेगी जनता। बात समझ रहे हैं? अब इसको एक उदाहरण से समझ। द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं, 5 साल पूरा होगा उनका, क्या उनका बेटा या बेटी अगला राष्ट्रपति बनेगा? मोदी जी प्रधानमंत्री है, 2029 में उनका अगला 5 साल पूरा होने वाला है, क्या उनका बेटा या बेटी अगला प्रधानमंत्री होगा? चाहे राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, कोई आईएएस हो, कोई आईपीएस हो, आपके देश में किसी व्यक्ति का पद उसके बच्चों को नहीं दिया जाएगा। हाँ, दिया जा सकता है। जैसे अभी तेजस्वी हैं, तेजस्वी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग उनको अपना वोट दें। तेजस्वी बिहार के 2 मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी और लालू जी, उनके बेटे। अगर हम लोग वोट दे देंगे और उनको जिता देंगे बिहार से, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो इस आधार पर नहीं हो सकते कि वो लालू यादव के बेटे हैं। बात समझ रहे हैं? क्यों नहीं हो सकते वो? क्योंकि भारत कैसा देश है? गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है कि हमारे देश में जितने संवैधानिक पदाधिकारी हैं, अगर जनता उनको चुन ले तो उनको पद मिलेगा। सिर्फ इस आधार पर नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पिता या उनकी मां उस पद पर थे। बात समझ रहे आप लोग? गणतंत्र का सही अर्थ समझे कि नहीं समझे आप? जैसे एक देश है इंग्लैंड, इंग्लैंड में राजा का पद। अभी अभी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय डेथ कर गई, मर गई। वो राजा नहीं था वहां एलिजाबेथ द्वितीय थी महारानी वहां की। उनका देहांत हो गया अभी 4-5 साल पहले। उसके पति तो पहले ही मर चुके थे। तो उनका बड़ा बेटा था चार्ल्स,
उसको पहले से कहा जाता था प्रिंस चार्ल्स। क्या कहा जाता था? प्रिंस का कहा जाएगा उसको। प्रिंस का मतलब होता है युवराज। राजा के उस बेटे को युवराज कहा जाता है जो अगला राजा बनने वाला है। क्या? और अंग्रेजी में उसको प्रिंस कहा जाता है। नहीं, वो जो महारानी एलिजाबेथ को और भी बेटे थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा था चार्ल्स, इसलिए उसको लोगों ने कहना शुरू किया प्रिंस चार्ल्स। महारानी एलिजाबेथ मरी और वो जो प्रिंस चार्ल्स था वो इंग्लैंड का अगला राजा हो गया। आज वो राजा है वहां का। क्या हमारे देश में राजा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भारत एक गणतंत्र है। आपके देश में अब राजा का पद हो ही नहीं सकता है। क्या? तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अलावा एक नया आइडिया लाया गणतंत्र को। दुनिया को गणतंत्र का पाठ किस देश ने पढ़ाया? फ्रांस ने। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में ये गणतंत्र किस देश से आया? फ्रांस से। ये रेलवे एसएससी का भी क्वेश्चन। अब अगली बात जानिए कि फ्रांस ने एक और आइडिया दिया लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का अर्थ तो जानते हैं आप लोग। तुम बताओ बालक, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? आराम से बोलो, घबराना नहीं। लोकतंत्र शब्द सुने हो कभी? नहीं? कहां सुने हो? तुम बताओ। अच्छा बैठो, तुम बताओ। ये नहीं पूछना, सोचना कि आगे बैठे हो इसीलिए बार बार तुम्ही को उठा देते हैं। हाँ, नहीं तो पता चला अगले मेरे क्लास से ही आगे बैठवे नहीं करेगा। अगला क्लास में भी तुम ही बैठेगा आगे। नहीं, अगर तुम नहीं बैठा तो हम खोजेंगे तुमको, कहाँ है तुम। अब पीछे से लाके यहीं बिठा देंगे। बोलो, घबरा जाते हो? मेरा खुखार चेहरा देख के घबरा जाता है। क्या करें हम? चेहरा कहां से ले आए? सलमान खान वाला मुंह ले आए? जो चेहरा वही ना रहेगा। पूछो, बोलो। हाँ, भारत में है लोकतंत्र। बैठो। तू घबरा गए, नहीं तो बता सकते थे। तुम बताओ। हाँ हाँ, चलो ठीक है, बैठ जाओ। अरे लोकतंत्र तो इसकी परिभाषा, सबसे आसान परिभाषा, इसकी परिभाषा बहुत है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी परिभाषा अमेरिका के एक राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। क्या? वो अमेरिका का राष्ट्रपति था। आप लोग पढ़े होइएगा जरूर। क्या है परिभाषा? कहता है लोकतंत्र जनता के द्वारा, क्या? जनता के लिए और जनता का चलाया गया एक तंत्र। यानी लोकतंत्र में जनता चुनेगी, अपने में से ही कुछ लोगों को चुनेगी। अजय मंडल जी कौन है? हमारे ही समाज के लोग हैं ना। हम लोग अपने में से ही किसी को चुनेंगे हम लोग अपने में से। और वो जो जाके दिल्ली में, पटना में नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, किसके लिए? जनता के लिए। और हर कुछ वर्ष के बाद
हम लोग नया मेंबर चुनेंगे, है ना। लोकसभा का 5 साल, विधानसभा का 5 साल, है ना। ये लोकतंत्र की विशेषता है। तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने दुनिया को कौन कौन सा लेसन दिया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का, गणतंत्र का, लोकतंत्र का, क्या? और यह सब आइडिया लेके एक फ्रांस का राजा था नेपोलियन बोनापार्ट, वह पूरे यूरोप में फैल जाएगा। फ्रांस में तो वो ये सब लागू करेगा ही, वो इसको लागू कर देगा। एक देश था स्पेन, जिसको वो जीत लेगा वहां लागू कर देगा। और उसका ये आइडिया इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में चला जाएगा। तो जो पुरनका सिस्टम था राजा का, इन सारे देशों में राजा का पोस्ट था ना फ्रांस की राज्य क्रांति के पहले। आप लोग अगर किताब पढ़िएगा तो किताब में मिलेगा पुरातन व्यवस्था। किताबी शब्द है पुरातन व्यवस्था। पुरातन व्यवस्था क्या था? एक शब्द आप लोगों को मिलेगा, अभिजात्य वर्ग। मिला होगा किताब में। अभिजात्य वर्ग का मतलब है जमींदार, अभिजात्य वर्ग का मतलब है पादरी, अभिजात्य वर्ग का मतलब है बड़े बड़े पदाधिकारी। फ्रांस की राज्य क्रांति के पहले सारी ताकत किसके हाथ में थी? इस अभिजात्य वर्ग। जो राजा था, राजा किसकी मदद से शासन चलाता था? अभिजात्य वर्ग के मदद से, यानी जमींदार, पादरी, बड़े बड़े पदाधिकारी, सेनापति, इनको अगर मिला दे तो इनको क्या कहा जाएगा? अभिजात्य वर्ग। लेकिन नेपोलियन ने आके क्या कर दिया? कहा जमींदार, पादरी और बड़े पदाधिकारियों की सहायता से नहीं चलेगी सरकार, सरकार चलेगा लोगों की मदद से, लोगों की सहायता से। बात समझ रहे आप? सो नेपोलियन पूरी दुनिया में पुरातन व्यवस्था को बदल देगा और ये नया नया आइडिया वो लेकर आएगा। लेकिन एक बात, सभी देश में आप ये सब आइडिया लेके जाएंगे। नेपोलियन से भी एक गलती हो गई कि वो अपना ये सब आइडिया लादने के लिए कई देशों को जीतने लगा। स्पेन को जीत लिया, इंग्लैंड से युद्ध कर लिया, तो जिस चीज, समझिएगा थोड़ी सा यहां पे गंभीर बात है, और वो भी राजा जैसा व्यवहार करने लगा। बात समझ रहे हैं? उसने तो चाहा था कि राजा वाला जो वो मनमानापन है वो बदल दिया जाए, लेकिन वो भी जब राजा बनेगा इंग्लैंड का, सॉरी फ्रांस का, तो वो राजा जैसा काम, मनमाना काम करने लगेगा। वो यूरोप के सारे देशों को युद्ध के द्वारा जीतना शुरू करेगा। ये गड़बड़ काम किया और इस कारण से नेपोलियन का ये योगदान तो है कि उसने पूरी दुनिया को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आइडिया दिया, लोकतंत्र, गणतंत्र का विचार दिया। अपने भी देश के एक राजा थे टीपू सुल्तान, आप लोगों ने नाम सुना होगा। कहां के राजा थे? मैसूर के राजा थे। और वो भी, टीपू सुल्तान भी नेपोलियन से काफी प्रभावित थे
और उन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया था। मिला होगा आप लोग, स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया था। और टीपू कहता था कि हम अंग्रेजों का गुलाम बन के नहीं रहेंगे, हम लोग भी स्वतंत्र रहेंगे। सर नेपोलियन ने पूरी दुनिया को स्वतंत्र रहना, लोकतंत्र बनाना, गणतंत्र बनाना शुरू किया। लेकिन दिक्कत वही हुआ कि राजा जैसा व्यवहार करने लगा और सभी यूरोप के देश एक हो गए, सब राजा एक हो गया और नेपोलियन को हरा दिया। क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा किस युद्ध में? वाटरलू की लड़ाई में। कब हुआ वाटरलू का लड़ाई? हाँ, वाटरलू के लड़ाई में एक इंग्लैंड का सेनापति था नेल्सन, उसने हरा दिया इसको। सो वो जो दुनिया में जो नया बात था, वो नई बात अब खत्म हो जाएगा। जो जो परिवर्तन लेके आया नेपोलियन, और फिर से जो पुराना सिस्टम था, पुरातन व्यवस्था, वो सब एक हो जाएगा। एक ऑस्ट्रिया का एक प्रधानमंत्री था मेटरनिक। क्या नाम था? वो सभी देशों को मिला लेगा अपने साथ और एक बैठक करेगा वियना में। इसको वियना सम्मेलन भी कहते हैं। क्या इन लोग को छोड़ दे अब चंदन? हाँ, लिखा दे। क्या बोले? ये जो वियना में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक ने एक बैठक बुलाया, जिसको कहा जाता है वियना सम्मेलन। क्या इसको एक और नाम से जाना जाता है? मेटरनिक व्यवस्था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। किताब में आपको प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, किताब में मिलेगा चांसलर। अभी भी एक देश है जर्मनी, जर्मनी में प्रधानमंत्री का पद नहीं है, चांसलर का पद है। चांसलर ही वहां का प्रधानमंत्री होता है। वैसे ही ऑस्ट्रिया का एक प्रधानमंत्री या आप चांसलर था मेटरनिक। ये क्या करेगा? पुरातन व्यवस्था को दोबारा लाएगा। पुरातन व्यवस्था समझ रहे हैं? वो जो 1789 के पहले वो जो राजतंत्र था, उसको दोबारा लाएगा। तो राजतंत्र आ जाएगा, इसका मतलब लोकतंत्र और गणतंत्र खत्म। फ्रांस की राज्य क्रांति ने जो परिवर्तन लाया लोकतंत्र और गणतंत्र का, इसको वियना सम्मेलन ने खत्म कर दिया। का क्या लाना है फिर से? वही पुरनका चीज, सब पुरनका चीज यानी राजतंत्र। एक उदाहरण से देखें, आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रांस में जो वो लुई 17वां था, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय कौन था राजा? लुई 16वां। किस वंश का था? बुर्बो वंश। लेकिन 1789 में तो बुर्बो वंश का राजा लुई 16वां भाग गया। अब नए लोग, नई व्यवस्था आ गई फ्रांस में, आधुनिक व्यवस्था, गणतंत्र लोकतंत्र आ गया। लेकिन अब जो ये मेटरनिक आएगा, ये फिर से फ्रांस में बुर्बो राजवंश को दोबारा बैठा देगा
और बुर्बो राजवंश का एक राजा लुई 17वां को वहां का राजा बना देगा। क्या? हर देश में, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, इटली हो, जर्मनी हो, हर जगह ध्यान रखे कि नेपोलियन ने, एक देश था इटली, वो कई भागों में बटा हुआ था। जर्मनी कई भागों में बटा हुआ था, लेकिन नेपोलियन सभी भागों को समझा रहा था राष्ट्रवाद के बारे में। यानी इटली, जर्मनी में भी लोग यह चाह रहे थे कि फिर से हम लोग एक देश हो जाएं, लेकिन ये जो मैटरनिक आएगा वियना सम्मेलन का, ये इटली को, जर्मनी को कई भागों में तोड़ ताड़ देगा, बांट देगा। यह नहीं चाहेगा कि किसी देश में राष्ट्रवाद आए, यह हर देश में राजतंत्रीय व्यवस्था को ला देगा। क्या? तो हम लोग 3 एपिसोड आज हम लोग पढ़े। पहला एपिसोड पढ़े पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के पहले अंधकार था, सर्वे सर्वा राजा, आम आदमी का कोई महत्व नहीं। फिर पुनर्जागरण ने कहा कि नहीं, आम आदमी का महत्व होगा। एक एपिसोड ये बताए आपको। फिर दूसरा एपिसोड बताए फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति आप कह सकते हैं कि पुनर्जागरण ने जो हवा बनाया था, उस हवा का ही परिणाम था फ्रांस की राज्य क्रांति। बात समझ रहे ना? फ्रांस की राज्य क्रांति का जमीन किसने बनाया था? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का सबसे बड़ा लाभ दुनिया को मिला फ्रांस की राज्य क्रांति से। और फ्रांस की राज्य क्रांति में राजा खत्म, लोगों का शासन आ गया, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता आ गया। तो ये दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड पुनर्जागरण, दूसरा एपिसोड फ्रांस की राज्य क्रांति। और आपको बताया कि 1789 के बाद पूरे यूरोप में परिवर्तन आने लगा, राष्ट्रवाद बढ़ने लगा। लेकिन फिर तीसरा एपिसोड आ गया, वियना सम्मेलन। नेपोलियन गिरफ्तार हो गया, नेपोलियन का सारा प्रभाव खत्म हो गया। और वियना सम्मेलन ने क्या किया? पुरनका सिस्टम को फिर ले आए। यानी बीच वाला फ्रांस की राज्य क्रांति ने जो गणतंत्र, लोकतंत्र वगैरह लाया था, वो खत्म कर दिया। समझे आप लोग?